नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 16 फरवरी 2026 है। आज हम एक ऐसी कविता की बात करने वाले हैं जिसका नाम हम सब ने सुना है, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। पर रुकिए, हम यहाँ कोई कविता पाठ करने नहीं जा रहे हैं। आज हम मधुशाला के दरवाजे के पार झांकने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि मतलब शराब, प्याले और साकी के पीछे जिंदगी का कौन सा गहरा राज छुपा है। बिल्कुल। मधुशाला के साथ अक्सर यही होता है कि लोग उसे बस सतह पर ही देखकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है यह सिर्फ मैया खाने और मस्ती की कविता है, लेकिन असल में ये जिंदगी को जीने के तरीके पर एक पूरी फिलॉसफी है, एक गाइड बुक जैसी। हाँ, और इसी गाइड बुक को समझने के लिए हमारे पास द पाथ ऑफ द मधुशाला से कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से हैं। ये स्रोत मधुशाला को एक कहानी की तरह, एक सफर की तरह देखते हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये पता लगाना कि मधुशाला के प्रतीकों के पीछे छिपा जीवन का वो दर्शन क्या है जो आज भी मतलब उतना ही ताजा है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि बच्चन जो ने कितने साधारण से प्रतीक चुने हैं। एक मैखाना, शराब, प्याला और पिलाने वाला साकी, बस। और इन्हीं 4 चीजों के सहारे उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो स्रोत कहता है कि ये एक पथिक यानी एक मुसाफिर की कहानी है। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक प्यासा मुसाफिर है जो एक मधुशाला की तरफ जा रहा है। पर क्या इसका मतलब कुछ और है? क्या ये मधुशाला सच में कोई इमारत है भी या नहीं? यहीं से पूरी कविता एक अलग मोड़ ले लेती है। स्रोत के मुताबिक वो मधुशाला कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि ये दुनिया ही है, ये पूरा संसार। क्या? हाँ, ये संसार ही मधुशाला है। और वो पथिक, वो हम सब हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो एक पथिक है। एक मिनट, अगर मधुशाला ये दुनिया है और हम सब पथिक हैं, तो पूरी कविता का मतलब ही बदल गया। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं, ये तो हम सब की कहानी बन गई। लेकिन अगर ये दुनिया मधुशाला है, तो यहां हमें पिलाया क्या जा रहा है? ये मधु क्या चीज है? और यही दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। मधु सिर्फ शराब नहीं है, मधु सब कुछ है। आपकी पहली नौकरी का उत्साह, प्यार में मिली खुशी, किसी प्रोजेक्ट की सफलता, यहाँ तक कि असफलता से मिला सबक या दिल टूटने का दर्द भी, ये सब मधु है। बच्चन कह रहे हैं कि जिंदगी आपको जो भी अनुभव देती है, अच्छा या बुरा, खट्टा या मीठा, वही असली मधु है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव ही वो मधु हैं जिसे हम सब चखने आए हैं। लेकिन अनुभव तो मतलब हवा में नहीं होते, वो किसी न किसी जरिए से हम तक पहुंचते हैं। क्या प्याला वही जरिया है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। प्याला ही तो वो मौका है, वो अवसर जिसमें जिंदगी आपको अनुभव परोसती है। सोचिए, एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, वो एक प्याला है। अच्छा। कोई आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो एक प्याला है। यहाँ तक कि कोई चुनौती सामने आती है, वो भी एक प्याला है। मतलब ये प्याले लगातार हमारे सामने आते रहते हैं, छोटे बड़े अच्छे बुरे, और ये हम पर है कि हम उसे उठाकर पिएं या। ठीक यही बात, ये हम पर है। कुछ अवसर बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ का नतीजा मीठा होता है, कुछ का कड़वा, पर ये प्याले लगातार सामने आते रहते हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प किरदार पर। साकी। साकी, वो कौन है जो ये प्याले भर भर कर हमें दे रहा है? हाँ, ये सबसे रहस्यमय लगता है। कौन है साकी? स्रोत में लिखा है कि ये समय या गुरु हो सकता है। समय को साकी मानना ये तो बहुत गहरा है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो बस अपना काम करता जाता है। हाँ, अच्छे बुरे अनुभव देता जाता है। क्या इसका मतलब ये भी है कि साकी निष्पक्ष है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता? क्या बात है, यही इसका सबसे गहरा पहलू है। साकी समय है और समय पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं या गरीब, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, वो बस अपना काम करता है। हर किसी के सामने अनुभव और अवसर के प्याले रखता जाता है। कुछ लोग इसे गुरु भी मानते हैं, जो हमें जीवन का ज्ञान देता है, पर समय की व्याख्या मुझे ज्यादा सटीक लगती है, क्योंकि वो अथक है, निरंतर है और सबके लिए एक जैसा है। तो ये 4 प्रतीक मिलकर एक पूरी फिलॉसफी बना देते हैं। हम सब पथिक हैं जो इस दुनिया रूपी मधुशाला में आए हैं, और समय रूपी साकी हमें लगातार अवसर के प्यालों में जिंदगी के अनुभव पिला रहा है। ये तो जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने जैसा है। लेकिन ये तो सिर्फ बाहर की बात हुई। जब ये पथिक इन सब चीजों को समझकर आखिरकार मधुशाला के दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसे अंदर क्या दिखता है? और जो उसे अंदर दिखता है
वो मधुशाला का सबसे जरूरी और शायद सबसे क्रांतिकारी संदेश है। स्रोत बताता है कि मधुशाला के अंदर कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है, वहां सब बराबर है। सब बराबर हैं। ये बात उस जमाने में कहना जब समाज मतलब जाति, धर्म और वर्ग में बुरी तरह बटा हुआ था, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। इसका मतलब मधुशाला एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया जैसी जगह है। आप इसे एक आदर्श समाज कह सकते हैं, बिल्कुल। बच्चन एक ऐसी जगह की कल्पना कर रहे हैं जहां आपकी बाहरी पहचान कोई मायने नहीं रखती। मधुशाला के दरवाजे के अंदर न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न दलित, न अमीर, न गरीब। वहां सब सिर्फ पथिक है जो जीवन की मधु पीने आए हैं। ये सोचने में भी कितना सुकून देता है। एक ऐसी जगह जहां आपको आपके काम या आपके पैसे से नहीं बल्कि सिर्फ आपके होने से पहचाना जाए। बिल्कुल। और इसके पीछे का तर्क बहुत सुंदर है। जब हर कोई एक ही साकी यानी समय से, एक ही मधु यानी जीवन के अनुभव को चख रहा है, तो फिर बाहरी अंतर का क्या मतलब रह जाता है? सही बात है। मधुशाला एक महान इक्वलाइजर है। वो कहती है कि अपनी उपाधियां, अपना अहंकार, अपनी पहचान, ये सब दरवाजे के बाहर छोड़कर आओ। अंदर सब एक ही धरातल पर है। और स्रोत इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मनुष्य को प्रेम और भाईचारे का मार्ग अपनाना चाहिए। ये संदेश आज के दौर में जब दुनिया इतनी बटी भी लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बेहद जरूरी। मधुशाला हमें याद दिलाती है कि हमारे साझा अनुभव, हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी उम्मीदें, ये हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाले के प्याले में भी जो अनुभव है, उसका दर्द या उसकी खुशी मेरे अनुभव से अलग नहीं है, तो नफरत और भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तब सिर्फ प्रेम और भाईचारा ही मुमकिन है। सही बात है। तो हमारा पथिक अब मधुशाला के अंदर है, इस आदर्श माहौल में जहां सब समान है। अब वो मधु पीना शुरू करता है। जैसे जैसे वो अनुभव के घूंट बढ़ता है, उसे क्या समझ आता है। स्रोत यहां जिंदगी की सबसे बड़ी सीख की ओर इशारा करता है। जीवन का असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? यहां से मधुशाला का दर्शन और गहरा होता जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि खुशी या आनंद किसी महंगी गाड़ी में, बड़े घर में या किसी पद में नहीं है। ये हमारे देखने के नजरिए में है। एक ही गिलास किसी को आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा। मधुशाला कहती है कि असली मजा मधु में नहीं, मधु पीले वाले के भाव में है, उसके नजरिए में है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर इसे असल जिंदगी में अपनाना मुश्किल है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और आइडिया स्रोत सामने रखता है जो और भी चौंकाने वाला है। वो कहता है, कठिनाइयां भी जीवन का स्वाद बढ़ाती हैं। इसकी तुलना मधु के गहरे होते स्वाद से की गई है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हम तो अपनी पूरी जिंदगी मुश्किलों से बचने में ही लगा देते हैं। और यहीं बच्चन हमें जिंदगी देखने का एक नया चश्मा देते हैं। वो निराशावाद को पूरी तरह से नकारते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ मीठे गुलाब जामुन का नाम नहीं है, उसमें करेले की कड़वाहट भी जरूरी है। ये कड़वे और कसेले अनुभव ही जिंदगी को गहराई देते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम की चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। वो मेहनत उस चाय का स्वाद बढ़ा देती है। बिल्कुल यही बात। वो कठिनाइयां, वो चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं, और जब हम उनसे पार पा लेते हैं तो आनंद की अनुभूति कई गुना बढ़ जाती है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वो सुख की असली कीमत नहीं समझ सकता। सही है। जिसने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा वो सफलता का असली मजा नहीं ले सकता। मतलब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक हिस्से की तरह देखना चाहिए जो हमारे अनुभव को और अमीर बना रहा है। ये शिकायत करने के बजाय हर अनुभव को स्वीकार करने और उससे सीखने की कला है। बिल्कुल। पथिक को ये समझ आता है कि हर प्याले में, चाहे उसका स्वाद कैसा भी हो, एक सीख छिपी है। वो कड़वे घूंट से भी मुंह नहीं मोड़ता क्योंकि वो जानता है कि यही उसे कल के लिए तैयार करेगा। ये एक तरह का स्टोइसिज्म है, भारतीय अंदाज में। तो अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। पथिक ने मधुशाला के रहस्य को समझ लिया, समानता का मतलब जान लिया और खुशी के नजरिए को भी पा लिया। आखिर में उसे कौन सा ज्ञान मिलता है? स्रोत के अंतिम विचार क्या कहते हैं? अंत में पथिक को कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाइयां समझ आती हैं। पहली, कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है, पर मंजिल एक ही सत्य है। कोई किसी रास्ते से मधुशाला पहुंचता है, कोई किसी और रास्ते से। किसी का प्याला सोने का है, किसी का मिट्टी का, लेकिन सब एक ही परम सत्य की खोज में है। इसलिए किसी के रास्ते को गलत कहना नादानी है। ये बात तो बहुत अहम है।
दूसरों के सफर का सम्मान करना। और दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य ये है कि जीवन एक उत्सव है। इसे रो धोकर या डर डर कर नहीं जीना। इसे पूरी तरह से हर पल में जीना है। साकी जो भी प्याला दे उसे पूरे उल्लास के साथ स्वीकार करना है। और शायद सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो ये है कि समय सीमित है। साकी हमेशा प्याले नहीं परोसता रहेगा। हाँ, और यही वो सच्चाई है जो हमें जगाती है। हमारे पास इस मधुशाला में सीमित समय है। एक दिन साकी अपना आखिरी प्याला पेश करेगा। इसलिए इस कीमती वक्त को द्वेष, ईर्ष्या, नफरत और पछतावे में बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। इसे प्रेम, आनंद और सीखने में लगाना चाहिए। मधुशाला का अंतिम संदेश कोई गहरी उदासी या निराशा नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को भरपूर जीने का उत्सव है। ये कार्पे डियम का भारतीय संस्करण है। आज को जियो, इस पल को जियो। क्या सफर था ये। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहला तो ये कि मधुशाला कोई बार नहीं, ये दुनिया है और हम सब मुसाफिर हैं जो यहाँ जिंदगी के अनुभव चखने आए हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि सच्ची समानता तब आती है जब हम अपनी बाहरी पहचानों को भूलकर अपनी साझा इंसानियत को पहचानते हैं। मधुशाला के अंदर सब बराबर है। और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है कि असली खुशी चीजों में नहीं, हमारे नजरिए में है। और मुश्किलें दुश्मन नहीं, बल्कि वो मसाले हैं जो जिंदगी के स्वाद को और बेहतर बनाती हैं। और आखिर में ये कि जीवन एक उत्सव है। वक्त कम है, इसलिए इसे नफरत में नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद के साथ जीना चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मधुशाला सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें बताती है कि इस संसार रूपी मधुशाला में अपनी यात्रा को कैसे सार्थक और आनंद में बनाया जाए। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है और ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। स्रोत हमें बताता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, पर मंजिल एक है। अगर हम सभी एक ही मधुशाला के पथिक हैं, तो क्या हम दूसरों के रास्तों को, उनके प्यालों में भरे अलग अलग अनुभवों को सम्मान और समझ से देखने की कोशिश करते हैं, या हम सिर्फ अपने ही रास्ते को, अपनी ही मधु को अंतिम सत्य मानकर दूसरों को